हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मैं। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सीएमए फाइनल की आईडीटी की मॉक टेस्ट पेपर, जिसको हम लोग MQP1 भी बोलते हैं। तो ये सेट 1 अपने करने वाले। इसमें दो क्वेश्चन में थोड़ी एम्बिग्विटी है, तो चलो मैं तुमको बताता हूँ वो क्या है। तो अपने स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, यानी पेपर नंबर 19 की, सीएमए फाइनल की, एमटीपी की तरफ। सबसे पहले हम आते हैं सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए में हमारे पास है एमसीक्यू। अगर आपको याद होगा तो हमने एनालिसिस करा हुआ आईडीटी एनडीटी के लास्ट 4 टर्म के पेपर का, तो वो वीडियो जरूर देख लेना, तो एक आइडिया लग जाएगा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम आते हैं सबसे पहले एमसीक्यू की तरफ। व्हाइल रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड few goods were also supplied along with labor services whether it is, बताओ ये कंपोजिट है, मिक्स है, क्या किस प्रकार की सप्लाई है। तो ध्यान से देखो, किसी भी पर्सन के इमूवेबल प्रॉपर्टी पे अगर आप कोई भी काम करते हो तो वो क्या होता है दोस्तों, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। ये क्या हो जाएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। ना तो ये है, ना तो ये, ना तो ये क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। नेक्स्ट, Mr. Dhoni's registered person from Mumbai received certain architectural service from one of its associate from UAE for his personal purpose free of cost. अब जैसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आएगा तो आप क्या खोलोगे, शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में आपको याद है हमने क्या देखा था, रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। याद है बिजनेस में पॉइंट ऑफ व्यू किसका रखना है, पॉइंट ऑफ व्यू रखना है रेसिपिएंट का, यानी जो सर्विस रिसीव कर रहा है उसका बिजनेस है क्या, इंपोर्ट में। और डोमेस्टिक में पॉइंट ऑफ व्यू किसका रखते हैं, डोमेस्टिक में पॉइंट ऑफ व्यू सप्लायर का रखते हैं। नहीं पता है तो सप्लाई की वीडियो अपलोडेड है, एक बार चेकआउट कर लेना। तो इस सिनेरियो में वर्थ वॉज 5000, डजंट मैटर। तो क्या ये इंपोर्ट सर्विस बनेगा क्या, तो सबसे पहली बात क्या रिलेटेड है क्या, यस रिलेटेड है। क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ तो शेड्यूल 1 में हम आगे रिलेटेड है। क्या ये बिजनेस के लिए है क्या, नहीं, पर्सनल पर्पस के लिए। तो पर्सनल पर्पस के लिए है तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा ना, डीम्ड सप्लाई नहीं है तो सप्लाई ही नहीं है, सप्लाई नहीं है तो फिर इस सिनेरियो में बिजनेस के लिए नहीं है, तो यहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगी। तो क्या आएगा, नो, सिंस नॉट मेड इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब आते थर्ड नंबर की तरफ। स्टाइलिश, a modeling agency registered in Mumbai having 10 models enter into a contract for beauty treatment of their model with Fair and Lovely in India. But the beauty treatment was done before the fashion show in a city of Hyderabad. Place of supply बताओ। तो यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई दोस्तों हमारी निकलेगी सेक्शन नंबर 12(4) से। सेक्शन नंबर 12(4) क्या बोलता है, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, जहां पे भी परफॉर्म करा गया है। तो ये कहां परफॉर्म करा गया, ये परफॉर्म किया गया है हैदराबाद में। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा दोस्तों, हैदराबाद। ओके, नेक्स्ट आते हैं। मिस्टर ओबामा ऑफ यूएसए कम टू चेन्नई फॉर पर्सनल विजिट एंड बुक्ड अ रूम इन ताज होटल ऑफ चेन्नई। व्हाट इज द जीएसटी लायबिलिटी बाय ताज होटल। तो यहाँ सप्लायर कौन है, ताज होटल। कहां पे है, चेन्नई में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई इसकी बनती है 12(3) से, जहां पे भी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां पे लोकेटेड है, चेन्नई में। तो ये भी चेन्नई, ये भी चेन्नई, तो क्या हो जाएगा, सी और एस, बिकॉज ये इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगा। तो ये हो गया सी और एस। देखा कितना आसान क्वेश्चन है। फिर आते हैं रूल नंबर 30। रूल नंबर 30 याद है, रूल नंबर 30 हमको क्या बोलता है, 110% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ एक्वाइजिशन या कॉस्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। तो 110% लेना है। ये तो क्या डायरेक्ट क्वेश्चन था, कुछ भी दिमाग वाला नहीं था इसमें। नेक्स्ट आते हैं, यूज्ड इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब क्या होता है। तो इट शुड बी डायरेक्टली कोरिलेटेड टू आउटपुट सप्लाई ना, इट इज प्लान्ड यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं, it is used or intended to be used in course of business, yes, it is used or intended to be used in course of business को हम लोग बोलते हैं furtherance of business। डेफिनेशन लिखा हुआ है पहला पेज में। प्रोवाइडर सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट आपको याद होगा, इसमें क्या लगता है, RCM लगता है। इसको हम लोग को नॉर्मली गुड्स ट्रीट करना है, एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, ये नॉर्मली गुड्स की तरह ट्रीट होता है, इसमें RCM लगता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। इन्होंने बोला इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड लिमिट, लेकिन एक सिनेरियो जहां पे जो स्मॉल ई-कॉमर्स ऑपरेटर है ना, अच्छा ठीक है छोड़ो उस पॉइंट को यहाँ नहीं लेते, अभी आप इसी पे फोकस करो, इसी पे एग्जाम है ना, इसी पे फोकस करो। तो आप क्या लिखोगे, अगर ई-कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड, यस इट इज मैंडेटरी रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ थ्रेशोल्ड। हालांकि यहाँ पे ट्रिक है कि जो स्मॉल ई कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं उनको जब थ्रेशोल्ड क्रॉस होता है तब लेना पड़ता है, बट उन्होंने इस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडरेशन में नहीं लिया हुआ है, तो अपने भी नहीं लेंगे। नेक्स्ट,
Which document is issued by consignor instead of tax invoice for transportation of goods? तुमको मन करेगा ई वे बिल, नहीं ई वे बिल नहीं होगा इसका आंसर। क्यों? क्वेश्चन क्या पूछा? इंस्टेड ऑफ टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के बदले हम और क्या दे सकते हैं? तो याद है रूल 55 का डिलीवरी चालान दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? रूल 55 का डिलीवरी चालान। नेक्स्ट, ई वे बिल जनरेशन फैसिलिटी ऑफ अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर regular scheme will be blocked if he has not furnished the return for consecutive period। अब यहां तुम्हारा मन करेगा टू टैक्स पीरियड लेने का, टू टैक्स पीरियड नहीं लेना है। यहाँ पे ध्यान से देखो कीवर्ड, कीवर्ड पे ध्यान दिया करो। क्या है? रेगुलर स्कीम। एंड रेगुलर स्कीम वाला मंथली लगाता है, क्वार्टरली कौन लगाता है? क्यूआरएमपी वाला। तो ये क्यूआरएमपी वाले की बात ही नहीं कर रहे, तो रेगुलर की बात कर रहे हैं। रेगुलर वाले के लिए अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ तक तुम रिटर्न नहीं लगाओगे तो भैया तुम्हारे नाम का ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा। यानी तुम सेल नहीं कर पाओगे, परचेज तो कर पाओगे बट तुम सेल नहीं कर पाओगे, तुम नालायक आदमी बन जाओगे। 11 नंबर, डिटरमाइन द प्राइस टू बी टेकन फॉर कंप्यूटिंग डिडक्टिव वैल्यू इन रूल 7। ये हो गया हमारा कस्टम्स का। सेल्स क्वांटिटी 80 यूनिट 90 रुपीज करके, 50 यूनिट 95, 25 105 एंड 40 यूनिट 100। याद है आपको यहाँ पे हमें क्या लेना होता था? यहाँ हमें लेना होता था ग्रेटेस्ट क्वांटिटी टू अनरिलेटेड पर्सन। तो यहाँ पे ग्रेट क्वांटिटी क्या है? 80, 50, 25, 40। तो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी कितना है मेरा? 80 यूनिट। 80 यूनिट का कॉस्ट कितना है? 90 रुपया। तो कितना हो जाएगा? 90। क्लियर? कितना आसान सा है। नेक्स्ट आते हैं, पर्सन हु इज एंगेज्ड इन अ प्रोफेशन अब्रॉड। अगर तुम अब्रॉड में प्रोफेशन में और हमेशा के लिए अपना यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो रेसिडेंसी, तो कितना रुपया हुआ करता था? 5 लाख रुपए। हाउस होल्ड आइटम तुम कितना अपने साथ ले सकते हो विदाउट पेइंग ऑफ ड्यूटी? इज 5 लाख रुपीज। इजी। नेक्स्ट 30 number, once dash is cleared for home consumption, the bond is submitted by the importer, gets debited automatically in custom automated center system and the details shall be made available electronically to jurisdictional custom officer। तो क्या सबमिट करते हैं? तो हम सबमिट करते हैं बिल ऑफ एंट्री। इंपोर्टर तो यही सबमिट करता है। तो इंपोर्टर क्या सबमिट करता है? बिल ऑफ एंट्री। अब देखो तुम इसको ना एक्सेप्शन के थ्रू भी आंसर कर सकते थे। पहली बात, क्या इंपोर्टर शिपिंग बिल देता है? द आंसर इज नो। वो तो कौन देता है? एक्सपोर्टर देता है। एंट्री इनवर्ड इंपोर्टर देता है क्या? नहीं, एंट्री इनवर्ड तो डिपार्टमेंट देती है हमें, तो ये भी नहीं होगा। एंट्री आउटवर्ड ये भी डिपार्टमेंट देता है, इंपोर्टर नहीं देता है। तो देखो एक्सेप्शन मेथड यूज करके भी हम बिल ऑफ एंट्री तक पहुंच गए। तो जब एमसीक्यू में अटकोगे तो एक्सेप्शन मेथड भी फॉलो कर सकते हो। IIN ये तुमको लर्न करना पड़ेगा। IIN स्टैंड फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। किस पे? इंपोर्ट ऑफ गुड्स एट कंसेशनल रेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट, अगर आपको मैन्युफैक्चर करना है बॉन्डेड फैसिलिटी में तो आपको किसका परमिशन लगेगा? आपको कमिश्नर का परमिशन लगेगा, कमिश्नर ऑफ कस्टम। वेयर हाउसिंग चैप्टर का क्वेश्चन है ये। वेयर हाउसिंग चैप्टर में किसका परमिशन लगेगा आपको? कमिश्नर ऑफ कस्टम्स। एंड इसी के साथ दोस्तों समाप्त होता है हमारा एमसीक्यू भी। देखा कितना आसान सा था दोस्तों। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव की तरफ। अब डिस्क्रिप्टिव की तरफ दोस्तों हम लोग चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव में जैसे ही हम आते हैं तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए। यहाँ पे लिख लो लर्न। यहाँ पे आपको कुछ लर्न करना है, ठीक है। हाउ प्री पैकेज्ड एंड लेबल गुड्स विल बी ट्रीटेड इन जीएसटी। तो प्री पैक जो गुड्स होता है यानी जिसमें एमआरपी डिक्लेयर होती है, उसको आप कैसे ट्रीट करोगे जीएसटी में। तो यहाँ पे आपको एक नया कॉन्सेप्ट लर्न करना है। यहाँ पे आपको ना लीगल मेट्रोलॉजिकल एक्ट जो है उसको कोट करके आना है। तो आपको क्या करना है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया, अब इसका भी ले लो। अब ध्यान से, एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, हम लोग जीएसटी कोट नहीं कर रहे हैं, पहले लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट कोट करेंगे। प्री पैक्ड कमोडिटी मतलब क्या होता है? कोई भी गुड्स जो कि पैक्ड होता है विदाउट बायर बीइंग प्रेजेंट। बायर सामने खड़ा नहीं है बट वो गुड्स की पैकिंग होती है। ये पैकिंग होती है फिक्स्ड क्वांटिटी में, 1 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg एज द केस में। और ये सील्ड किया जाता है और पैक्ड किया जाता है किसी भी फॉर्म में। पैक एंड सीलिंग हो सकती है इसकी, इस तरह इसका सीलिंग हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे मतलब पैक्ड करके इसको बेचा जाता है। एंड उसमें डिक्लेरेशन होना चाहिए, एमआरपी, वेट एक्सेट्रा, ये सारे डिक्लेरेशन होने चाहिए। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती है ना तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से उसको प्री पैक्ड कहा जाता है, प्री पैकेज कहा जाता है। प्री पैकेज कमोडिटी क्या होती है? पहली बात, बायर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए पैकिंग के टाइम में। फिक्स्ड क्वांटिटी में पैकिंग हो रही है, सारी पैकिंग 1-1 kg वाली या 5-5 kg या 10-10 kg वाली,
तीसरा सील्ड होना चाहिए, एंड फोर्थ उसमें डिक्लेरेशन होना चाहिए। डिक्लेरेशन मतलब एमआरपी हो गया, वेट हो गया, न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गया, ये सारे डिक्लेरेशन होने चाहिए एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। तो अगर ऐसी कंडीशन को आप फुलफिल करोगे तो आप प्री पैकेज बन जाओगे। तो अगर आपको जीएसटी लगानी है तो पहली बात तो आपको प्री पैकेज्ड होना चाहिए। प्री पैकेज्ड आप कैसे होगे? ये 4 कंडीशन फुलफिल करके। दूसरी चीज, इसमें डिक्लेरेशन होना चाहिए एज पर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल करोगे तो जीएसटी लगेगा प्री पैकेज्ड गुड्स पे। एंड जीएसटी कब नहीं लगेगा? इफ गुड्स आर पैक्ड इन सच अ वे दैट डू नॉट नीड एनी डिक्लेरेशन अंडर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। इस तरह पैकिंग क्या कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में उसपे नहीं कोई भी डिक्लेरेशन देने की जरूरत है, तो उस सिनेरियो में जीएसटी विल नॉट बी एप्लीकेबल, बिकॉज फिर वो प्री पैक्ड नहीं रहेगा, और प्री पैक्ड नहीं रहेगा तो फिर जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल, तुम जाते हो नीचे वाले शॉप में और जाके तुम गोटा धनिया लेकर, गोटा धनिया क्या होता है? गोटा धनिया मतलब होता है बिना पीसा हुआ धनिया। तुम वो लेकर, पत्ती की बात नहीं करो, धनिया पाउडर की बात करो, तो गोटे धनिया तुम लेके आते हो। अब वो तुमको पैकिंग करके ऐसे दे देता है, सील कर देता है और दे देता है। क्या लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से है क्या? वो नहीं है। तो उस सिनेरियो में उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। बट तुम जाते हो, तुम बोलते हो सर जेके कंपनी का हमको धनिया दीजिए, तो वो प्रॉपर पैक्ड होता है, एमआरपी होता है, इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट होता है, सब कुछ उसमें होता है। क्या उस पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, उस पे जीएसटी लगेगा। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स तुम्हें लर्न करने हैं। सबसे पहली बात, पल्स हो गया, राइस हो गया, फ्लोर हो गया, ठीक है। अगर ये 25 केजी या उससे कम की पैकिंग में आता है तो जीएसटी लगता है, बट 25 केजी या उससे ज्यादा की पैकिंग में आता है तो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट उसको प्री पैक्ड नहीं मानता है। तो अगर लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट उसको प्री पैक्ड नहीं मानता है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये लर्न कर लो, पल्स हो गया, राइस हो गया, फ्लावर हो गया, अगर 25 केजी या उससे ज्यादा की पैकिंग में आता है तो जीएसटी लगता है 5% से। बट अगर ये 25% से 25 केजी से ज्यादा की पैकिंग में आता है, 25 केजी या उससे कम में आता है, तो जीएसटी लगेगा 5% से। 25 केजी के से ज्यादा पैकिंग में, 26 केजी, 50 केजी, 80 केजी के पैकिंग में आ रहा है तो जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के हिसाब से ये प्री पैक्ड नहीं होता है। इसी के साथ कर्ड, लस्सी, पफ्ड राइस किसी भी पैक साइज में आए, इसमें जीएसटी लगता है 5% से। ये अमेंडमेंट हुआ था काफी पहले से, अपना 2022 का अमेंडमेंट है। तो कर्ड हो गया, लस्सी हो गया, पफ्ड राइस हो गया, किसी भी साइज में आए इसमें जीएसटी लगता है 5% से। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, कुछ चीजें जो लर्न करनी पड़ी है। मैं एमटीपी, अब एमटीपी बढ़िया था, इसमें एक नई चीज सीखने मिली। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द डिटेल टू बी प्रोवाइडेड अंडर जीएसटीआर 9। जीएसटीआर 9 क्या होता है दोस्तों? जीएसटीआर 9 होता है हमारा एनुअल रिटर्न। तो एनुअल रिटर्न में हमें क्या क्या डिटेल चाहिए? तो यहाँ पे दिया हुआ है, कोई भी 8 पॉइंट्स तुम लर्न कर लेना, एनी 8, 7 मार्क्स का है ना, तो कोई भी 8 पॉइंट्स लर्न कर लेना, काम हो जाएगा। ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इंडियन रेलवेज में तुम्हें याद है सिर्फ एसी वाला टैक्सेबल होता है, बाकी सारा एग्जेम्प्ट होता है। तो जनरल क्लास एग्जेम्प्ट, पैसेंजर बाय स्लीपर क्लास एग्जेम्प्ट, फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी एंड 3 टायर एसी, ये तीनों ही क्या होंगे? टैक्सेबल होंगे। जीएसटी रेट कितना है? 5%। तो कितना करेंगे? 6 + 22 + 30 का 5%, कितना होता है वो देख लेते हैं। 6 + 22 + 30 तो 58 का 5% हुआ हमारा 2.9, दैट इज हमारा आंसर हुआ 2,90,00,000। सिंपल, 2,90,00,000। ओके जी, चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों, फिर आते हैं इसके बी की तरफ। Goods manufactured by Ansh Limited has been exempted under GST with effect from 15th January 2025. Earlier, these goods were liable to tax at 18%. यानी क्या था? पहले टैक्सेबल था, अब एग्जेम्प्ट हो गया। तो क्या हो गया? जितना भी स्टॉक पड़ा है इसका, फिनिश गुड्स पड़ा है, सेमी फिनिश गुड्स में इसका जितना भी इनपुट पड़ा है उसको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। ये किसके हिसाब से हम रिवर्स करते हैं दोस्तों? ये हम करते हैं सेक्शन नंबर 18 के हिसाब से, प्लस जितना भी कैपिटल गुड्स इसने खरीदा है डिवाइडेड बाय 5 इयर्स लाइफ अज्यूम करेंगे, जितना लाइफ बचा है उतना उसको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा। तो गुड्स वर लायबल टू टैक्स 18%, पहले 18% पे टैक्स लगता था, और जब हमने इसको खरीदा था तो ये 12% पे जीएसटी इस पे लगाया। इनपुट इतना पड़ा है स्टॉक में, इनपुट इतना पड़ा है स्टॉक में, ये सेमी फिनिश गुड्स में, एंड फिनिश गुड्स में 5582 पड़ा है, जिसमें 50% इनपुट का कॉस्ट है। कितना? 50%।
तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। कितना इनपुट है, 1,84,720, इसका 12% रिवर्स कर दो। सिमिलरली 97,184, इसका 12% रिवर्स कर दो। बट जब इसमें आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 50% ही इनपुट है, तो 582,400 इंटू 50% इंटू 12%, ये अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। और पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते। ये हो गया 184,720 का 12% हुआ मेरा 22,164 166। नेक्स्ट है हमारा 97,184 का 12% हुआ मेरा 11,662। एंड ये हो गया मेरा 582 का 400 का 50% का 12%, 34,944। टोटल करेंगे इसको, कितना आएगा हमारे पास, 112,166 प्लस 1,662 प्लस 34,944, तो हुआ हमारे पास 68,772। अब हमने कैपिटल गुड्स भी खरीदा है। अनलिमिटेड हैज आल्सो परचेज कैपिटल गुड्स ऑफ 5 lakhs बाय पेइंग जीएसटी 28%। अब 28% का जीएसटी हमने दे रखा है कैपिटल गुड्स का। तो कैपिटल गुड्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, कैपिटल गुड्स के लिए हमने ये पढ़ा है कि अज्यूम लाइफ 5 years एंड जितने भी रिमेनिंग लाइफ है उतने का अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। 5 साल मतलब क्या होता है, 5 years मतलब होता है 60 months। हमने खरीदा कब था, 10th जुलाई 2024। आज कितना है, 15th जनवरी 2025। पहले देखें कितना मंथ बीत गया। तो 10th जुलाई से लेके 10th अगस्त, एक हो गया ना, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अब 10th जनवरी तक हम पहुंचे, तो 10th जन और ये हुआ 15th जनवरी को, तो टोटल कितना हो गया, 7 months हो गया। 6 months मत करना, बिकॉज डेट देख लेना, ये क्या है 10th जुलाई, ये क्या है 15th जनवरी, तो 5 दिन भी एक महीना माना जाएगा, 1 month और पार्ट ऑफ द मंथ टाइप का। तो यहाँ पे हो गया 7 month। 7 month हमने यूटिलाइज कर लिया, तो बचा कितना, बचा 53। कितना बचा, 53 बचा। तो इस सिनेरियो में यहां पे हमें क्या करना है, 5 lakhs तो बेस अमाउंट है, उसका 28% जीएसटी है, बचा कितना, 53 डिवाइड बाई 60, इतना रिवर्स कर देंगे। तो 5 लाख इंटू 28% इंटू 53 डिवाइडेड बाई 60, यानी 1,23,667, इतना अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। अब टोटल करते हैं, प्लस 6872, तो 192,388, इतना रिवर्सल करेंगे। 192,388 का हमें रिवर्सल करना पड़ेगा। सिंपल, ओके जी, गॉट इट। 22,166 प्लस 11,662 प्लस 34,944 प्लस 123,667। सॉरी, टोटल में गलती हो गई दोस्तों, इसीलिए हमेशा ध्यान देना चाहिए टोटल का। 192,439, 192,439 इतना अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। अपने पास ऑलरेडी बैलेंस अवेलेबल है क्रेडिट लेजर में 279 का, तो क्या होगा, -279,104, यानी 86,665 का जो रिमेनिंग बच गया ना क्रेडिट लेजर में बैलेंस, वो क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये देखो कितना रिवर्स करना है, 192,438, 1 रुपए का अंतर है। एंड कितना लैप्स हो जाएगा हमारा, देखो 866,666, इतना हमारा लैप्स हो जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं होता, तुमसे ये गलती होगी, तुम आधा पढ़ के छोड़ दोगे। थोड़ा नीचे आओ, नीचे देखो क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल बाय अंस इफ बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर रिसीवेबल अकाउंट्स इज 29,104। यानी अगर क्रेडिट लेजर में इतना रुपया होता तब क्या होता, तब हम क्या करते, इतने रुपए को तो रिवर्स कर देते, इसमें से रिमेनिंग कैश में पेमेंट करना पड़ता। यानी 192,439 माइनस 29,104, यानी 163,335, इतना रुपया मेरे को कैश में देना पड़ता। तो 163,334, 1 रुपया का अंतर है, इतना रुपया मेरे को कैश में पे करना पड़ेगा।
सिंपल है ना, मैथ है, कुछ भी यूनिक नहीं है, कुछ भी नया नहीं था, बस सेक्शन 18 था, पता था तो कर पाओगे, नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे, इसलिए पढ़ाई करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे रिवीजन वीडियो अपलोडेड ही है, तो ध्यान रखना। अच्छा, अगर इसी प्रकार अगर तुमको एमपी की MQP2 भी चाहिए तो वो भी तुम कमेंट कर देना नीचे, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा अगर चाहिए तो। डीटी आईडीटी डीटी की 1 और 2 चाहिए, आईडीटी की सेकंड नंबर वाली चाहिए तो कमेंट जरूर कर देना, कमेंट रहेंगे अच्छे खासे तो मैं बना दूंगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर आप कमेंट कमेंट क्यों करो, थोड़ा सर का भी चैनल बढ़ाओ यार, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब मारो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, क्या कर रहे हो। Explain the provision of special audit and discuss the process how special audit is conducted। तो ये पूरा पॉइंट हमारा ऑलरेडी बुक में मेंशन्ड है, तो वहां से डायरेक्टली कर लेना। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे तुम्हें कोट करना फॉर्म AD303 एंड ADT04, ये दो फॉर्म को कोट करना बिल्कुल भी भूलना नहीं। ये दो फॉर्म को अगर कोट करोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, तो इसको रीड कर लेना प्रोसीजर को। नेक्स्ट है प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्टिंक्ट पर्सन, सेक्शन नंबर 25 ऑलरेडी कर रखा है, कैजुअल रीडिंग इसको मार लेना, कर लोगे, नॉट दैट डिफिकल्ट। नेक्स्ट आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई का, ये वाला क्वेश्चन हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी है, हालांकि सारे ही क्वेश्चन हमारे कंपाइलर में, ये वाला भी सब वहीं से उठा के देखते हैं पेपर में भी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो हमें टाइम ऑफ सप्लाई निकालनी है, तो एक बात मैं तुम्हें बता देता हूं, ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। पता नहीं बहुत लोगों को ऐसा क्यों लगता है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है, इसलिए लगता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। आप याद रखना ऑलवेज सेक्शन नंबर 12 एंड 13 से ही निकलता है टाइम ऑफ सप्लाई, इसके अलावा और कोई सेक्शन नहीं है। अब ये हमें टाइम ऑफ सप्लाई बोल रहा है, कम्युनिटी हॉल हमने बुक करा है मैरिज के लिए, तो ये सर्विस होगी, सर्विस के लिए हम आगे 13 की तरफ। अब कम्युनिटी हॉल बुक करना आरसीएम चैप्टर में हमने कहीं नहीं पढ़ा था, तो ये 13(2) में जाएगा फॉरवर्ड चार्ज में। फॉरवर्ड चार्ज में हमने क्या देखा था, इफ इनवॉइस इज विद इन टाइम देन इनवॉइस या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, इनवॉइस इज नॉट विद इन टाइम देन कंप्लीशन और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। इनवॉइस टाइम पे कब होता है, सेक्शन नंबर 31 के हिसाब से, अगर तुम इनवॉइस को इशू कर देते हो विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस, सर्विस देने के 30 दिन के अंदर इशू कर दिया तो विद इन टाइम बोलते हैं। आओ देखते हैं। 8 सितंबर को हमने कम्युनिटी हॉल बुक किया मैरिज के लिए 11,20,000 के लिए, और एडवांस पेमेंट कर दिया 1,20,000 रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो 1,20,000 जो हमने एडवांस का पेमेंट करा है, तो याद रखना एज पर 13(2) एडवांस पे TOS आ जाएगा, यानी 1,20,000 पे तुमको जीएसटी का पेमेंट करना और इसका TOS बनेगा 8 सितंबर या 10 सितंबर व्हिचएवर इज अर्लियर, 8 सितंबर इज अर्लियर, तो 8 सितंबर बनेगा, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट या बैंक अकाउंट व्हिचएवर इज अर्लियर, बैंक अकाउंट इज अर्लियर, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अर्लियर है तो बुक्स ऑफ अकाउंट इज अर्लियर, तो 8 सितंबर विल बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। 2 नवंबर को मैरिज होता है, 18 दिसंबर को इनवॉइस इशू होता है रिमेनिंग 10 लाख रुपए के लिए, चूंकि 1,20,000 पहले ही मिल गया, तो 1,20,000 पे हमने जीएसटी पहले ही सितंबर महीना में ही पेमेंट कर दिया। अब नवंबर महीना में शादी हुई थी और 18 दिसंबर को हमारे पास इनवॉइस आता है, क्या इनवॉइस विद इन टाइम है, क्या 30 डेज के अंदर इनवॉइस आ गया था क्या, द आंसर इज, तो अगर 30 डेज के अंदर इनवॉइस नहीं आया था तो इनवॉइस इज नॉट विद इन टाइम, और टाइम पे नहीं होता है तो क्या लेते हैं, कंप्लीशन या पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। कंप्लीशन का दिन है हमारा 2 नवंबर, करेक्ट, एंड पेमेंट का दिन क्या है, 22 दिसंबर को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, 24 दिसंबर को बैंक अकाउंट में, दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, 22nd इज अर्लियर, 22nd दिसंबर, एंड कंप्लीशन इज 2 नवंबर, व्हिचएवर इज अर्लियर, 2 नवंबर इज अर्लियर, तो पेमेंट हो गया हमारा 22 दिसंबर, ये दोनों में व्हिचएवर इज अर्लियर, 2 नवंबर इज अर्लियर, तो 2 TOS आएगा, एक आएगा 2 नवंबर, एक आएगा 8 सितंबर, सिंपल। तो देख लेते हैं एक बार, तो 2 आएगा, एक आएगा 8 सितंबर, एक आएगा 2 नवंबर। सर हमें नहीं समझ में आया, तो TOS की वीडियो देख लो, पूरी वीडियो अपलोडेड है, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है उसमें। अब आते हैं यहाँ पे वापस, श्रीनिधि लिमिटेड एक्सपोर्ट सम गुड्स टू LG Inc of USA. It received $9,000 as consideration for the same and sold to the foreign currency at 71. Calculate value of supply of the money exchange. RBI reference rate is available 72. RBI reference rate अगर available नहीं है तब कैसे शो करेंगे। तो ध्यान से देखो, ये हमसे क्या बोल रहा है, ये हमको बोल रहा है रूल नंबर 32। अभी 32A है कि B है, तो B के लिए तो हमें स्लैब लगाना पड़ता है, वहां पे ऑलवेज RBI रेफरेंस रेट अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन है नहीं,
तो इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, इस सिनेरियो में ये हमसे पूछ रहा है 32A, सॉरी ये हमसे क्या पूछ रहा है 32A। अब 32A क्या बोलता है, और देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई इफ 9000 आर कन्वर्टेड, अच्छा ये सेकंड वाला पॉइंट हो गया, पहले इधर आते हैं। आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल है और $9000 को हमने कन्वर्ट करा, तो क्या करना है, $9000 मल्टीप्लाई बाई 72 माइनस 71, कितना हुआ 9000 रुपए। अब ये 9000 रुपए क्या है दोस्तों, वैल्यू ऑफ सप्लाई, दिस इज नॉट जीएसटी, गलती मत कर देना, ये जीएसटी नहीं है, ये क्या है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है। नेक्स्ट, अगर आरबीआई का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो सिंपल है, जितना रुपया कन्वर्ट करा $9000 इंटू 71, $9000 इंटू 71 कितना हुआ 639, इसका 1%, इसका 1% वैल्यू बनेगा इंटू 1%, तो 6390, ये क्या बन गया हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई, 6390 बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखा कितना आसान सा था। अब नेक्स्ट पॉइंट, calculate value of supply if $9000 are converted to pound, RBI reference rate is $73 and 104 UK pound। तो याद है इसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, पहले कन्वर्ट फिर लोअर फिर 1%, याद है, सीक्वेंस नहीं भूलना, पहले कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, फिर लोअर लेंगे, फिर उसका 1% लेंगे, 1% से वैल्यू आएगा, 1% से क्या आएगा, वैल्यू आएगी 1% से। तो क्या करना है, सबसे पहले $9000 इंटू 73 एंड 4500 इंटू 101 करते हैं, तो 9000 इंटू 73 कितना हुआ, कहां लिखे, यहां लिखे क्या, 657 रुपया। एंड नेक्स्ट हुआ हमारा 4500 पाउंड, 4500 पाउंड इंटू 101, ये हो गया हमारा 454500। इसका हमें लेना है विच एवर इज लोअर, तो लोअर में आया ये फिगर, इसका हमें लेना है 1%, तो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल जाएगी जो कि कितनी होगी, जो कि होगी 45 यानी 4545। चलो देख लेते हैं दोस्तों आंसर, तो 9000 यस, 6390 यस, 454 यस। कैसे निकाला, बड़ी आसानी से निकाल लिया, पहले कन्वर्ट करा फिर लोअर लिया फिर 1% कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट, पिल्फरेज एंड डिस्ट्रक्शन वाले गुड्स में क्या डिफरेंस है, तो पिल्फरेज सेक्शन नंबर 13 में आता है, लॉस्ट एंड डिस्ट्रक्शन सेक्शन नंबर 23 में आता है। पिल्फरेज में हमें उस पे ड्यूटी नहीं देनी होती है, लॉस्ट और डिस्ट्रक्शन में हमें रेमिशन मिल जाता है, तो इसको तुम पढ़ लेना, ठीक है, ये डिफरेंस को रीड कर लेना। सम इंसेंटिव टू एसईजेड, ये भी तुमको लर्न में डाल देना, इसको भी लर्न कर लेना, इसमें से कोई भी 7 to 8 पॉइंट्स को तुम लर्न कर लेना। ये सारे पॉइंट्स हमारे पढ़े हुए हैं, कुछ भी यूनिक नया नहीं है, बस कैजुअल रीडिंग मारोगे हो जाएगा। ये कस्टम्स, एफटीपी, जीएसटी और इनकम टैक्स तीनों का ही पॉइंट इसमें लिखा हुआ है। इनकम टैक्स भी लिखा है, देख लो, यूनिट आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, तो ये इसको पढ़ लेना घर पे। अब आते 7th नंबर की तरफ, भैया इसमें करी है इन्होंने बहुत बड़ी गड़बड़ी, मैं तुमको राइट आंसर दिखाऊंगा, ठीक है। उन्होंने क्या करा, अब वो मैटर नहीं करता है, राइट आंसर क्या है ये मैं तुमको दिखा दूंगा, ठीक है, तो अपने राइट आंसर पे फोकस करेंगे। Mrs. and Mr. Kapoor visited Germany and brought the following goods while returning to India after 6 days stay abroad on 18th January। 6 दिन ये लोग अब्रॉड में रुके थे और अब आ रहे हैं। पर्सनल इफेक्ट पे नहीं लगेगा, पर्सनल कंप्यूटर जाएगा, लैपटॉप एग्जेम्प्ट होता है। 2 लीटर हमारे पास दिया है, 2 लीटर अल्कोहल, तो 2 लीटर अल्कोहल आपको याद है, 2 लीटर अल्कोहल में अप टू 2 लीटर है तो नॉर्मल जीएफए में जाएगा, उससे ज्यादा है तो 38.5 एनेक्सर 1 में जाएगा। कंप्यूटर भी नॉर्मल में जाएगा। प्लाज्मा टीवी हमारा जाएगा 38.5% विदाउट जीएफए में, 38.5% विदाउट जीएफए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है तो मैं आपको एक बता देता हूं, हमने कस्टम्स के लिए 11 क्वेश्चन की एक मैराथन कंडक्ट करी थी जिसमें पूरा कस्टम फ्रॉम हेड टू टो हमने खत्म कर दिया था मात्र उस 11 क्वेश्चंस में, तो उसको जरूर देख लेना, पीडीएफ भी फ्री में अवेलेबल है उसकी। उसके पहले आओ एक बार ये चेक करो। बैगेज में तुम्हें याद है एग्जेम्प्ट क्या होता है, पर्सनल इफेक्ट एग्जेम्प्ट होता है, एक लैपटॉप एक आदमी को एग्जेम्प्ट होता है, ट्रैवल सोवेनियर एग्जेम्प्ट होता है, इन्फेंट का पर्सनल इफेक्ट एग्जेम्प्ट होता है। इसमें सोलो ट्रिप वाला भी हमने करा था कि अगर सोलो ट्रिप जा रहे हो तो इन्फेंट का पर्सनल एग्जेम्प्ट नहीं होता था,
फिर अदर आर्टिकल या जीएफए में जाएगा, या तो 50,000 या तो 15,000, रूल 3 या रूल 4 एज द केस में भी उसको मिलेगा। कार्टेज अप टू 50, सिगरेट अप टू 100, सिगार अप टू 25, टोबैको अप टू 125, देखो वाइन अप टू 2 लीटर, ऑर्नामेंट एंड अदर आर्टिकल ये 38.5 में जाता है विद जीएफए, यानी जनरल फ्री अलाउंस मिलता है इनको। बट एनेक्चर 1 में 2 पार्ट होता है, याद रखो ये 2 पार्ट में ही तुमको आंसर करना है। कार्टेज मोर देन 50, सिगरेट मोर देन 100, सिगार मोर देन 25, टोबैको मोर देन 125 अगर करते हो या गन लेके आते हो तो 110% लगेगा एंड जीएफए नहीं मिलेगा, नहीं 50,000 और 15,000 माइनस नहीं कर पाओगे। और अल्कोहलिक लिकर 2 लीटर से ज्यादा, गोल्ड एंड सिल्वर और एलसीडी एलईडी लेके आते हो तो 38.5 लगता है, बट कोई जीएफए नहीं मिलता है, 15-50 माइनस नहीं कर पाओगे। तो इसी यही पॉइंट है, यही लॉ है, पता नहीं इन्होंने गलत क्यों करा मेरे को नहीं पता है, अपने इसी में सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अगर इसके बेसिस पे अपने सॉल्व करेंगे तो हमें कॉलम क्या बनाना है, एक जीएफए वाला, एक एनेक्चर 1 वाला जिसमें 38.5% लगेगा एंड नो जीएफए रहने वाला है, एंड ये भी 38.5% है बट जीएफए मिलेगा इसमें, ओके। नेक्स्ट है हमारा, ये इसमें नहीं लगेगा, पर्सनल कंप्यूटर 136, तो ये आएगा यहाँ, इसमें जीएफए मिलता है। फिर लैपटॉप एग्जाम्प्ट है, किसी को नहीं। 2 लीटर दारू लेके आए ये 1600 रुपए का, तो ये आएगा अप टू 2 लीटर है तो जीएफए वाले कॉलम में जाएगा। फिर है हमारे पास न्यू कैमरा 87,400, मैं बार बार बोल रहा हूँ बैगेज की वीडियो कर लेना, कस्टम का मैराथन अपलोडेड है, कर लेना, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। प्लाज्मा टीवी 125, तो प्लाज्मा टीवी यहाँ पे आ जाएगा हमारा, 110 में नहीं आता है, 38.5 में, इन्होंने 110 में ले रखा है, मेरे को नहीं पता क्यों। तो जो राइट आंसर है वो मैं तुमको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। टोटल कर लेते हैं यहाँ पे आएगा मेरा 1,25,000, यहाँ पे कितना आएगा 136 प्लस 1600 प्लस 87,400, तो हुआ मेरा 225। अब मेरे को जीएफए मिलेगा, जनरल फ्री अलाउंस कितना मिलेगा, तो देखो मिस्टर एंड मिसेज एंड मिस्टर कपूर दोनों आ रहे, जर्मनी से आ रहे, यानी रूल 3 लगेगा। रूल 3 में कितना मिलेगा, 50,000 ईच, दोनों को 50,000 रुपए मिलेगा। तो हम टोटल में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए का जीएफए हम दे देते हैं, 50 प्लस 50 करके, तो ये हो गया 1,25,000 और ये भी हो गया 1,25,000। अब 38.5 लगेगा, तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी जो हमें पे करनी है वो पे करनी है 125, 38.5%, जो कि होगा हमारा 48,125 एंड 48,125, यानी टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल कितनी आ जाएगी 96,250। ये आंसर होना चाहिए। हाँ, मेरे को मत बोला सर ये आंसर नहीं है, क्योंकि मेरे को भी नहीं पता वो लोग कहाँ से निकाले, ठीक है, बट रियलिटी में ये आंसर होना चाहिए जिसपे हमें फोकस करना है। अब वो कहाँ से लेके आए हैं भगवान मालिक वही जाने, वो क्या करते नहीं करते बस उनको ही पता रहता है और कोई नहीं जानता। मेरे को नहीं पता, मेरे से मत पूछना क्या करे सर एग्जाम में, मैं कैसे बताऊं क्या करेंगे। नेक्स्ट, BSA and Company Limited have imported a machine from UK. From the following particular furnished by them, calculate accessible value. Accessible value हमें निकालनी है, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। FOB प्राइस अपने को दे रखा है मशीन का, एयर से हम लेके आ रहे हैं, इंजीनियरिंग एंड डिजाइनिंग चार्जेस हमने पे करा है इन अ फर्म इन यूके, तो एल्सवेयर देन इन इंडिया पे करा है, तो एज पर रूल नंबर 10(1)(b) ऐड करेंगे। लाइसेंसिंग फीस रिलेटेड टू इंपोर्टेड गुड्स ये भी अपने ऐड करते हैं एज पर 10(1)(c). मटेरियल एंड कंपोनेंट सप्लाइड बाय बायर, कीवर्ड क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको भी ऐड कर देंगे 10(1)(b) में। किसमें ऐड करते हैं 10(1)(b) में। फिर इंश्योरेंस हमें दे रखा है तो ये चला जाएगा रूल नंबर 10(2) में। अच्छा, फ्रेट जाएगा 10(1) में, बट सिंस एयर से आ रहा है तो 20% ऑफ एडजस्टेड FOB निकालना है, ठीक है, भूलना नहीं, कंपेयर करना पड़ेगा विच एवर इज लोअर, तो इस पॉइंट को भूलना नहीं। बाइंग कमीशन कभी भी नहीं लेते, इंडिया में दो इंडिया के बाहर दो, कहीं पे भी दो, फर्क नहीं पड़ता, कभी भी नहीं लिया जाता बाइंग कमीशन। अब आते थोड़ा सा नीचे, इंटर बैंक रेट मतलब नहीं है, CBIC का रेट मतलब है कितना, एक्सचेंज रेट 70.25। डीमूरेज चार्जेस हमने पे करा, तो याद रखना सिर्फ शिप का डीमूरेज चार्जेस अलाउड होता है, और वो भी तब जब 20% नहीं लेते हैं। अगर वहां पे भी वेसल में तुमने 20% ले लिया ना तो डीमूरेज चार्जेस कभी भी मत लेना।
एंड एयरपोर्ट वाला तो डीमूरेज चार्जेस कभी भी नहीं देते, ये तो कभी भी नहीं आने वाला है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, एक पेज ऐड करा जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले एफओबी है हमारा 10,000, तो एफओबी हो गया हमारा 10,000, यूके पाउंड है तो हम क्या करते हैं, सारा कैलकुलेशन रुपीज में ही करते हैं, तो 70.25। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे, रूल 10(1) का एडजस्टमेंट। तो 10(1) के एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या लेना है, इंजीनियरिंग 500 पाउंड, तो 500 पाउंड का इंजीनियरिंग है जो कि आएगा 70.25 में। फिर है हमारा लाइसेंस फीस 20% ऑफ एफओबी, तो एफओबी निकाल लेते हैं उसका 20%, एफओबी का एडजस्टेड का, तो एफओबी तो मेरा रुपीज में है 7 लाख 0। जब भी देखो फिगर कुछ पाउंड में हो कुछ रुपीज में हो तो सब रुपीज में कर लेना, बहुत इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। तो 702,500 का 20%। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मटेरियल सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट 20,000, तो इसको भी ऐड कर लेंगे 20,000, हम टोटल कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजस्टेड एफओबी। तो 500 इंटू 70.25 हुआ मेरा 35,125, 20% हुआ मेरा 140,500। टोटल कर लिया जाए क्या, 702,500 प्लस 35,125 प्लस 10500 प्लस 20,000, तो टोटल करा तो हमारा एडजस्टेड एफओबी आया 8,98,125। ये क्या आया दोस्तों, ये आ गया हमारा एडजस्टेड एफओबी। इसकी क्यों जरूरत है, बिकॉज इसको कंपेयर करेंगे 20% से, ठीक है, अभी समझ जाओगे। अब आते हैं 10(2) की तरफ। 10(2) में हमें क्या देखना होता है, 10(2) में हमें लेना होता है इंश्योरेंस एंड फ्रेट। सिंस एयर से आ रहा है तो हमें लेना है एक्चुअल या 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी, एक्चुअल या 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी विच एवर इज लो। अब इंश्योरेंस की बात करें तो ये तो अपने को डायरेक्टली दे रखा है, अदरवाइज 1.125% लेते हैं, बट इसने डायरेक्टली दे रखा है तो 6,000 रुपए हम यहाँ पे ले लेते हैं, 6,000। एक्चुअल फ्रेट भी अपने को दे रखा है, कितना है, 3,000 पाउंड, तो 3,000 पाउंड है हमारा एक्चुअल फ्रेट, जिसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 70.25 को, ओके, तो 3,000 इंटू 70.25, ये हो गया मेरा 210,750 रुपीज, ओके। एंड 20% ऑफ एडजस्टेड एफओबी कितना होगा, 898,125 का 20% होता है 179,625। अपने को विच एवर इज लोअर लेना है, तो क्या आएगा लोअर में हमारा 179,625। खत्म, एसेसेबल वैल्यू आ चुका है दोस्तों, आ चुका है एसेसेबल वैल्यू, क्वेश्चन हो चुका है खत्म। प्लस 6,000 प्लस 898,125, तो 10,83,750। कितना आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में बना चुके हैं, तो जो लोग हमसे क्लास ले रखे हैं उनको दिक्कत नहीं आएगी। 10,83,750, एक्सेप्ट जो एम्बिग्विटी एंड एम्बिगुअस वाली चीजें उनको छोड़ के आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, इसी के साथ MQP1 हो जाएगा समाप्त। MPQ चाहिए होगा तो मेरे को जरूर बताना। अब हम आते हैं 8 का ए की तरफ, इसको मार्क कर लेना एम्बिगुअस, इसमें एम्बिग्विटी भरी पड़ी है, ध्यान से। आशा लिमिटेड सप्लाइज रॉ मटेरियल टू जॉब वर्कर करीना लिमिटेड, तो हमारा जॉब वर्कर कौन है, करीना लिमिटेड, एंड हमारा प्रिंसिपल कौन है, आशा, तो प्रिंसिपल हो गया आशा, जॉब वर्कर हो गया हमारा करीना लिमिटेड। आफ्टर कंप्लीटिंग द जॉब वर्क, द फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 5,000 पैकेट्स आर रिटर्न टू आशा लिमिटेड, putting the retail price as 20 on the each packet. Product in the packet is covered under MRP provision, nothing important. Calculate transaction value in the hands of Kareena Limited. किसके हाथ में कैलकुलेट करना है, जॉब वर्कर। आपको पता है जॉब वर्कर का प्रोडक्ट होता है क्या, ये 20 रुपए का जो माल है वो जॉब वर्कर का है क्या, आंसर इज नो, प्रिंसिपल का है। मेरा काम है बस जॉब वर्क करके उसको रिटर्न कर देने का 5,000 पैकेट। तो मेरे लिए मेरा ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होगा जॉब वर्कर के लिए, तो जॉब वर्कर के लिए उसका ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा सिर्फ उसका जॉब वर्क चार्जेस, उसका एग्रीगेट टर्नओवर क्या है, सिर्फ जॉब वर्क चार्जेस इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑब्वियसली। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल मेरे को नहीं लेना है, जॉब वर्क चार्जेस बस यही करीना लिमिटेड की कमाई है,
करीना लिमिटेड, एक बार तुम जॉब वर्कर बन जाओ एंड एक प्रिंसिपल को इमेजिन करो, वो तुमको 5,000 पैकेट पे काम करने देता है, तो 5,000 पैकेट का ओनर तुम हो क्या? नहीं ना, वो तो वही है। तुम क्या चीज का पैसा लोगे? उस पैकेट पे तुमने थप्पा लगाया, बस तुम उसका ही पैसा लोगे। तो थप्पा लगाने का तुमने 10,000 रुपया लिया, तो 10,000 रुपये ही तुम्हारी कमाई है। वो माल तुम्हारे पास आया, वो भी तुम्हारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जुड़ेगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर सेंडिंग द रॉ मटेरियल टू जॉब वर्कर, ये भी तुम्हारा नहीं जुड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ रिटर्निंग द फिनिश प्रोडक्ट टू आशा, ये तुम्हारा आ जाएगा ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम माल भिजवा रहे हो ना, तो ये तुम्हारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ जाएगा। सेक्शन नंबर क्या है? 15(2)(b). 15(2)(b) थर्ड पार्टी पेमेंट के तहत अपने इसको ऐड ऑन करते ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। फिर आशा लिमिटेड पेड सर्टेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फीस टू रीना लिमिटेड सो दैट करीना लिमिटेड कैन यूज द सेट टेक्नोलॉजी। तो जो मेरा प्रिंसिपल है उसने दूसरे कंपनी रीना को कुछ रुपए पे किए। क्या रुपए पे किए? टेक्नोलॉजी चार्जेस। अब मान लो एक टेक्नोलॉजी लगता है प्रिंटिंग के लिए, तो उसके लिए रीना लिमिटेड को हमने पेमेंट करा। अब रीना लिमिटेड ने क्या करा? रीना लिमिटेड ने जो करीना है उसको अलाउ कर दिया कि भैया तुम वो टेक्नोलॉजी यूज करो। तो पैसा करीना ने दिया क्या? द आंसर इज नो। तो क्या करीना के उसमें एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेगा क्या? द आंसर इज पैसा आशा ने दिया, भले यूज हम करें, तो इसको ऐड ऑन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो बस ये दो ऐड ऑन होगा एंड हमारा टोटल बन जाएगा 14,500 विल बी आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। सिंपल। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया। अच्छा, एक और पॉइंट है इसमें, 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी है शायद। करीना लिमिटेड ऑफर 2,000 डिस्काउंट। करीना कौन है? मेरा जॉब वर्कर। उसने 2,000 का डिस्काउंट दिया, तो 15(3) के तहत हम इसको माइनस कर सकते हैं, तो 12,500 विल बी आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। हो गया। प्रोवाइडेड फुल पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ रेजिंग इनवॉइस एंड सेम इज मेंशन्ड इन द इनवॉइस। तो इनवॉइस में भी दिया हुआ था एंड फुल पेमेंट भी कर दिया, तो 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, 12,500 विल बी आवर वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब प्रॉब्लम है इसमें, ध्यान से देखो, एक सर्कुलर है, वो सर्कुलर बोलता है कि अगर सर्कुलर कहां लिखूं? यहां लिखा। एक प्रिंसिपल है, वो जॉब वर्कर को एक टेक्नोलॉजी देता है और बोलता है इस टेक्नोलॉजी का यूज करो एंड मेरा काम करो। तो ये जो टेक्नोलॉजी का जो चार्जेस है फ्री में दिया गया, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में नहीं जुड़ेगा जॉब वर्कर के, ये सर्कुलर बोलता है। बट इस क्वेश्चन में दिक्कत ये है कि प्रिंसिपल ने थर्ड पर्सन को टेक्नोलॉजी का पैसा दिया एंड थर्ड पर्सन ने अलाउ करा जॉब वर्कर। तो ये जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो कायदे से ये जुड़ना चाहिए, बिकॉज इस बार प्रिंसिपल ने पेमेंट नहीं करा, मतलब प्रिंसिपल ने डायरेक्टली नहीं दिया जॉब वर्कर को, प्रिंसिपल ने थर्ड पर्सन को दिया, थर्ड पर्सन ने अलाउ करा जॉब वर्कर को यूज करने के, तो ये वैल्यू ऑफ सप्लाई में जुड़ना चाहिए। तो आप क्या करोगे? आप जोड़ोगे नहीं, आप सिर्फ वर्किंग नोट लिख के आओगे और नोट में आप क्या लिखोगे? सर्कुलर कोट करोगे। सर्कुलर नंबर इज 47/21/2008। ये क्या बोलता है? टेक्नोलॉजी ओन्ड बाय द रेसिपिएंट व्हिच आर प्रोवाइडेड टू जॉब वर्कर on free of cost basis does not constitute supply. But if Asha Limited paid certain technology transfer fees to Reena Limited so that Kareena Limited can use that said technology job worker operation that is performing for Asha Limited, the value of such technology transfer fees may be included in transaction value of job work services. यानी अगर पूरा का पूरा ट्रांसफर करा जाता, थर्ड पर्सन को पैसा देके बोला गया, रीना लिमिटेड को पैसा देके बोला गया कि करीना को पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दो, तब ये जो ट्रांसफर फीस है वो जॉब वर्क चार्जेस में अपने जोड़ देते। इस चीज का ध्यान रखना। बट यहां ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या करा हमने? यहाँ पे पेमेंट करा रीना लिमिटेड को, तो क्या हमें इसको ऐड करना चाहिए? आंसर इज यस। तो दोनों ही सिनेरियो एग्जिस्ट करता है, मैंने पहले बोला इसमें एम्बिग्युइटी है, दोनों ही सिनेरियो एग्जिस्ट करता है, तो ऐड भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। मेरे हिसाब से जैसे सोल्यूशन दिया एकदम वैसे ही जाना, ऐड मत करना, बट वर्किंग नोट में इसको कोट करके आ जाना। ये जितना हाईलाइट करा ना मैंने, बस इतना कोट करके आ जाना, तुमको फुल मार्क्स मिल जाए। ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे कंपाइलर में ऑलरेडी क्वेश्चन है। Messer XYZ, a registered supplier, supplies the following goods and services for construction of building and complexes: excavator for required period at per hour rate, मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकवेटर एंड सॉइल टेस्टिंग। तो तीन प्रकार की सर्विस देते हैं, एक्सकवेटर देते हैं, उसको चलाने के लिए आदमी देते हैं, एंड सॉइल टेस्टिंग देते हैं।
द एक्सवेटर आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलॉन्ग विद द ऑपरेटर, यानी जो मशीन है वो ऑपरेटर के साथ ही हायर की जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सवेटर एंड हायरिंग ऑफ ऑपरेटर क्या होते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है मेरा, एक्सवेटर, यानी रेट किसका लगेगा, एक्सवेटर का लगेगा। सिंपल है, ओके। एक्सवेटर ऑपरेटर आर सप्लाइड ओनली व्हेन एक्सवेटर इज हायर्ड, इसका मतलब होता है कि दोनों साथ में ही जाते हैं, कॉम्पोजिट सप्लाई है, प्रिंसिपल सप्लाई एक्सवेटर। XYZ रिसीव द फॉलोइंग सर्विस, XYZ कौन है, मेरी कंपनी जो ये सारी चीजें देती है, एनुअल मेंटेनेंस सर्विस, हेल्थ इंश्योरेंस सर्विस एंड साइंटिफिक रिसर्च सर्विस फॉर द गिवन मंथ रिसीव्ड एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ XYZ आर एज फॉलोज, यानी मेरा सेल क्या क्या था, मेरी कमाई क्या क्या थी। तो मैंने एक्सवेटर को हायर पे दिया 18 लाख और मैन पावर को हायर पे दिया तो उसका सर्विस चार्ज लिया 20,000। तो ये दोनों हमेशा साथ में जाते हैं, तो साथ में ही आएगा बिकॉज ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। 18,20,000 रेट किसका लगेगा, एक्सवेटर का। एक्सवेटर का रेट क्या है, 12%। मैन पावर का रेट 18% नहीं, एक्सवेटर का लगेगा जो कि प्रिंसिपल सप्लाई है। प्रिंसिपल सप्लाई है तो 12% का रेट लगेगा, ये बनेगा मेरा आउटपुट टैक्स। ओके, नेक्स्ट सॉइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक 2.5 लाख रुपए, तो ये 2.5 लाख पे मेरा लगेगा 18%, सॉइल एंड टेस्टिंग का 18% का रेट। और लिख ले क्या इसको, एक बार लिख लेते ना तो अच्छा रहेगा। तो आउटपुट टैक्स में मेरा जाएगा कॉम्पोजिट सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई में मेरा एक्सकवेटर एंड मैन पावर दोनों आएगा, तो एक्सकवेटर प्लस मैन पावर दोनों आएगा, कितना है मेरा 18,20,000 एंड 18,20,000 में हमारा रेट लगेगा, एक्सकवेटर का रेट लगेगा, तो 18,20,000 पे हमारा रेट लगेगा 12% का, बिकॉज प्रिंसिपल सप्लाई वही है। एंड सॉइल टेस्टिंग एक सेपरेट सर्विस है जिसमें हमने कितना चार्ज करा, 2.5 लाख रुपए और 18% का रेट है, तो 2.5 लाख रुपए और इस पे 18%, ये हमारी कमाई हुई है, इतना आउटपुट टैक्स हमें पे करना है। तो 18,20,000 इंटू 12%, 2,18,400। हाँ दोस्तों, तबीयत थोड़ी डाउन है लेकिन काम करना है तो करना है, पढ़ाई करनी है तो करनी है, नो एक्सक्यूजेस दोस्तों, कभी भी जीवन में एक्सक्यूजेस मत देना, मेहनत करनी है तो करनी। और अभी तो तुम लोग को एकदम 4th गियर लगाने का समय आ गया, कहाँ तुम लोग एकदम हल्के फुल्के हो गए। तो कितना हो गया, अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम तो कर ही सकते हो, तुम्हारा तो मेन ही एग्जाम है। 263,400 ये हो गया हमारा आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब इसमें हम आईटीसी अपना सेट ऑफ कर लेंगे, लेस आईटीसी। अब इसमें फायदा ये है ना कि सी एस आई अलग अलग नहीं दिया, सिवाय मान के सब कुछ कर देना, तो काफी आसान हो जाता है हमारे लिए। आईटीसी में हमें क्या क्या मिलेगा, एनुअल मेंटेनेंस के लिए 1 लाख रुपया हमने दिया है, क्या इसकी आईटीसी मेरे को मिल जाएगी क्या, जी हाँ, इसकी आईटीसी मेरे लिए अवेलेबल होगी। ये डायरेक्टली देखो हमें जीएसटी पेड का फिगर ही दिया है, तो गलती से इसमें 18% मत मार देना वरना गलत हो जाएगा, यानी हमको इनपुट ही दे रखा है। एनुअल मेंटेनेंस वाला मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस याद है आपको, नहीं मिलता है 17(5)(b) में। एंड साइंटिफिक रिसर्च का 1 लाख ये भी मिल जाएगा, यानी 1+1 यानी 2 लाख रुपए अवेलेबल। तो 2 लाख रुपए की आईटीसी हम माइनस कर लेते हैं। तो कितना जीएसटी पे करना है हमें कैश में, तो जीएसटी जो हमें पे करना है वो पे करना है 63,400। कितना पे करेंगे, 63,400 के जीएसटी पेमेंट करेंगे। सिंपल, देखने से कितना खतरनाक लग रहा था क्वेश्चन, देखो कितना आसान है। और हमने क्या करा, इसको इसको और इसको तीनों को एक साथ मर्ज कर दिया। क्या सर मर्ज करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग भी दिखा सकते हो, टाइम होगा तो अलग अलग दिखा देना, टाइम नहीं होगा तो एक साथ दिखा देना, मार्क्स तुम्हें फुल मिलेंगे, प्रोवाइडेड ये हर एक चीज तुमको लिख के आनी पड़ेगी, ठीक है, हर एक चीज लिख के आना। 7 में 7 मार्क्स मिल जाएंगे दोस्तों। एंड दोस्तों यहाँ पे खत्म होता है हमारा MQP1 यानी MTP1 मॉक टेस्ट पेपर 1 सेट 1 हमने पूरी तरह से खत्म कर दिया जून 25 का। आशा करता हूँ आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखने मिला होगा आपको इसमें। अगर आपको MQP2 चाहिए तो जरूर कमेंट करना, या DT के MQP1 एंड 2 चाहिए तो मेरे को बता देना, MCQ चाहिए तो भी बता देना, जो भी चाहिए नीचे कमेंट जरूर कर देना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों एंड जय श्री राम। एंड तबियत खराब भी हो तो भी लगे रहना, रुकना नहीं है, हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। हर हर महादेव।